हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर कर रहे थे। हम लोगों ने 3 लेक्चर करे थे, ये आज 4th लेक्चर है। हम लोगों ने कूलम्स लॉ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, नल और न्यूट्रल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंडक्टर, ये सब पढ़ लिया था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और बचे हुए है ना, स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से हमें शुरू करना है। बेसिक है एकदम लेक्चर। पोटेंशियल वर्ड जो होता है डिफाइन कैसे होता है, तो हमें यहाँ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहला जो इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला आता है वो आता है, रिलेटेड फार्मूला है वो ये है कि हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं तो उसमें वर्क कितना करना पड़ेगा। सबसे पहला फार्मूला आएगा वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क कितना होगा, वन पॉइंट टू अदर। सिंपल है, इसका फार्मूला बताया गया है आपको। ये फार्मूला जो होता है बेसिकली तो हम लोग कहते हैं, इसमें अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है, इसका फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क चाहिए तो ये होता है माइनस क्यू इन, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से समझिए। इसमें Q कौन सा चार्ज होता है, तो इसमें जो Q लिखा हुआ है, ये Q वो चार्ज होता है जिसको ले जाया गया, वो चार्ज जिसको ले जाना है, जिसको ले जाना है, ये वो चार्ज है जिसको ले जाना है या जिसको ले गए हैं, जिसको ले जाना, ये वो चार्ज। यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह भी और उसमें भी सेम है। अच्छा, डेल्टा वी क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों फार्मूलों के लिए एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जहां से जहां तक ले जाना है, मान लो ए से बी ले जाना है, तो डेल्टा वी होगा ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जहां तक ले जाना है वो फाइनल पॉइंट, जहां से लेकर आए हैं वो इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, तो यहाँ एक्सटर्नल का मतलब होता है एकदम बेसिक लेवल पे कि जिस चार्ज को ले जा रहे हैं इस पोटेंशियल में इसका पोटेंशियल शामिल नहीं हो। मतलब जैसे मान लो 10 चार्ज हैं, उसमें किसी एक को ले जा रहे हैं, तो जिस एक को ले जा रहे हैं उसका पोटेंशियल यहाँ यूज नहीं करेंगे, बाकी जो बचे हुए 9 चार्जेस हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन बताएं। बाकी एक छोटा सा अंतर और याद रखना, और वो ये है कि ये जो फार्मूला होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये तभी लगता है व्हेन एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्ज इज मूव्ड वेरी स्लो। ये तभी अप्लाई होगा जब चार्ज को स्लोली मूव किया जाए, व्हेन चार्ज इज मूव्ड वेरी स्लोली। अगर चार्ज को स्लोली मूव किया गया है, बहुत ही धीरे मूव कराया गया है, ये तभी लगेगा। और ये ऑलवेज अप्लीकेबल है, चार्ज को चाहे धीरे मूव कराएं चाहे तेज मूव कराएं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क का फॉर्मूला, ये ऑलवेज अप्लाई होगा, चार्ज को चाहे धीरे मूव कराएं चाहे तेज मूव कराएं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब चार्ज को स्लोली मूव करा के ले जाए। अब इसमें क्वेश्चन उठता, सर चार्ज को स्लोली मूव ना कराएं तो क्या होगा। अगर चार्ज को स्लोली मूव नहीं कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क तब भी यही होगा, लेकिन इसका वर्क निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डेल्टा के। उसके डिटेल में एंटर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नीट में उस तरह का क्वेश्चन, तो ये याद कर लीजिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक एग्जाम्पल बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक सर्किल है और एक सर्किल पे 3 चार्जेस रखे हैं, 4 चार्जेस रखे, एक सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस आर है, इस तरह से रेडियस आर है और चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ मान लीजिए Q रखा है, यहाँ 2Q रखा है, -2Q रखा है, यहाँ 3Q रखा है, ये O है और ये A। पूछ रहे हैं फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकालना है
वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाना है फ्रॉम ओ टू ए, एक इलेक्ट्रॉन को ओ से ए तक कैरी करके ले जाना है, वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा। अब देखो इसमें लिखा नहीं है किसका वर्क निकालना है, जब लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है और कोई इंफॉर्मेशन और दी नहीं है, तो इसका मतलब हम ये मान के सॉल्व करेंगे कि स्लोली मूव कर रहा है सिस्टम, यानी चार्ज को स्लोली मूव कराएंगे। अब एकदम आसान सी बात है, क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, बिल्कुल बेसिकली आसानी से निकल आएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, तो अब हम कहेंगे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा जिस चार्ज को ले गए मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अच्छा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में चार्ज को हमेशा विद साइन पुट करते हैं, चार्ज का साइन लेना जरूरी है। जिस चार्ज को हम लेकर गए हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ माइनस ही लिख। डेल्टा वी होगा जहां से जहां चार्ज को लेकर गए हैं, तो हम कहां से कहां लेकर गए हैं, ओ से ए, तो ए हो गया फाइनल, ओ हो गया इनिशियल, डेल्टा वी की जगह आएगा वी ए माइनस वी। अब ये वी ए या वी ओ कहाँ से निकलेंगे, तो ए या ओ पर जो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे वो यही तीन चार्ज करेंगे जो रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर गए उसका पोटेंशियल कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी तीन चार्जेस का पोटेंशियल आएगा, ओ पर भी और ए पर भी। तो अब हम कहेंगे ए का पोटेंशियल क्या होगा, तो सिंपल है, देखो ए का पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल ऑफ ए ये तीनों चार्जेस की वजह से होगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -2q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली जोड़ा और घटाया जा सकता है। क्यू का पोटेंशियल लिखेंगे ए पर, तो क्यू से ए की डिस्टेंस, तो क्यू से ए की डिस्टेंस 2r हो जाएगी, -2q से ए की डिस्टेंस ये r√2 हो जाएगी, सिंपल है, ये r है ये r है, पाइथागोरस थ्योरम से r√2, और 3q से भी ए की डिस्टेंस r√2 जाएगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे, Q का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q बाय R, ये आता है 1/4πε0 कॉमन होगा, Q का पोटेंशियल आएगा Q/2R, -2Q का पोटेंशियल आएगा -2Q/R√2 और 3Q का पोटेंशियल आएगा 3/R, ये तीनों का पोटेंशियल आ जाएगा और इस तरह से जोड़ देंगे टोटल पोटेंशियल, ये ए का पोटेंशियल आया। अब इसमें कॉमन नॉर्मल ले लीजिए, इस वक्त हम कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं आपको, बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद दिला रहे हैं। अब इसी तरह से ओ का पोटेंशियल लिखेंगे, ओ से हर चार्ज की डिस्टेंस आर है, यहाँ से भी डिस्टेंस आर है, यहाँ से भी आर है, यहाँ से भी, ओ का पोटेंशियल लिखेंगे तो 1/4πε0 क्यू की वजह से होगा Q/R, 2Q की वजह से होगा 2Q/R, -2Q/R और 3Q की वजह से होगा 3। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को विद साइन लिखना, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी और वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वर्क सॉल्व होकर आपको मिल जाए, है ना। तो सिंपल तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, ये याद रखिए। अच्छा, इसमें किसी चार्ज को कहीं से कहीं ले जाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा यही करेंगे। अब इसी में सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट बनता है, कभी कभी लिखा होता है किसी चार्ज को हमने डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, इस तरह का क्वेश्चन पूछ। इफ ए चार्ज क्यू is accelerated by a potential difference delta V, accelerated by a potential difference delta V, अगर किसी चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, उस पर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, एक्सेलरेट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई एक्सेलरेशन आ गया है, चार्ज को चलाने का एक ही तरीका है, अगर किसी चार्ज, भाई चार्ज कोई बड़ा सा फुटबॉल जैसा तो होता नहीं कि आपने मार दिया, ठोकर मार दी और चलने लगा, चार्ज तो दिखेगा भी नहीं आपको, तो चार्ज को चलाने का एक ही तरीका होता है, उस पर फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर। तो जब किसी चार्ज को मूव कराना होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदलना होता है, तो हमें उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है, उसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ये है, इफ ए चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो अगर ऐसा है तो इस केस में जो क्यू इंटू डेल्टा वी होगा, चार्ज को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चार्ज की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर,
यानी क्यू डेल्टा वी इक्वल टू होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, ये ध्यान रखिए। अब अगर इनिशियली चार्ज रेस्ट में था तो के आई जीरो हो जाएगा, इनिशियली चार्ज मोशन में था तो के आई होगा। यहाँ बहुत गलती होती है, हम लोग के इक्वल टू क्यू डेल्टा वी याद करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। डेल्टा के इक्वल टू क्यू डेल्टा वी हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी के बराबर होगा। अब अगर चार्ज इनिशियली रेस्ट में था, इफ चार्ज वॉज एट रेस्ट इनिशियली, वॉज इनिशियली एट रेस्ट, अगर चार्ज इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट, तो चार्ज अगर इनिशियली रेस्ट में था तो के आई की वैल्यू जीरो हो जाए। के आई जीरो होगा तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू डेल्टा, के एफ की वैल्यू क्यू डेल्टा वी के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से के एफ को हाफ एम वी एफ स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को ये लिख सकते हैं, ये क्यू डेल्टा वी होगा। इससे आपको वी एफ की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल सॉल्व होकर मिल जाए। लेकिन ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज इनिशियली रेस्ट में, अगर रेस्ट में नहीं है तो ऐसा नहीं कर, ध्यान रहेगी बात ये। इसी में एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, और वो क्या होता है कि जैसे आपसे कहा जाता है कि हमने किसी चार्ज सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, चार्ज सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर, तो वो जो केस है वो हम आगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद डिस्कस, वर्क डन in changing the configuration of a system, configuration of a charge system, इसको हम डिटेल में सीखेंगे आगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए चार्ज सिस्टम, किसी चार्ज सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में कितना वर्क डन होगा, ये हम आगे सीखेंगे, है ना। आगे अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद सीखेंगे। तो ये था पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक बातें। चौथी बात इसमें क्या जरूरत पड़ती है, ये अभी आगे पढ़ेंगे। चौथी बात क्या जरूरत पड़ती है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट रिक्वायर्ड होता है आपको पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज, पोटेंशियल के फार्मूले, पोटेंशियल फार्मूले, आसान बात है एकदम पोटेंशियल फार्मूले लिखने के लिए। पोटेंशियल के फार्मूलों में क्या क्या यूज होगा, फटाफट देखिए क्या यूज हो सकता है। सबसे पहले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, पहला केस आएगा पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली जुड़ता और घटता है, और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। तो अगर एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल का फार्मूला यहाँ पी पॉइंट पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस क्यू बाई आर। स्केलर क्वांटिटी में चार्ज को हमेशा विद साइन रखते हैं, ये ध्यान रखिए। स्केलर क्वांटिटी में चार्ज को हमेशा विद साइन रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। और यहाँ से दिख रहा है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो जो ग्राफ आएगा V वर्सेस R ग्राफ वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं, पता है सबको ये बात है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, नाम होगा रेक्टेंगुलर हाइपर, ये पॉइंट चार्ज का। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस आ जाएं तो अभी क्वेश्चन करके दिखाया ये वाला, बहुत सारे चार्जेस आ जाएं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सबका अलग अलग पोटेंशियल लिखेंगे, विद साइन जोड़ देंगे। अच्छा, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इजी है सॉल्व करना, क्योंकि फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी होती थी, डायरेक्शन होती थी, अलग अलग चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता था, तो वेक्टर का यूज करके फिर हम ऐड करते थे फील्ड को, फोर्स को। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली घटा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। इसके बाद सीधा हमें पढ़ना है की पॉइंट, आर्क का पोटेंशियल। आर्क एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है, ये इसका सेंटर है, रेडियस r है, सेंटर O है, और इस आर्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी चार्ज, और चार्ज Q। कह रहे सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, डेंसिटी लैम्डा होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी,
और सबको पता है, पीछे बता चुके हैं, लैम्डा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। आर्क की लेंथ हो जाएगी आर अल्फा, अल्फा है सेंटर पे बनने वाला एंगल। अल्फा को किस यूनिट में लेंगे? रेडियन। अल्फा रेडियन। ये सारी बातें हम समझ चुके हैं, पहले भी। आर्क के सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल के लिए आर्क एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो सेंटर पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो आर्क एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है 1/4πε0। सेंटर के लिए सब जगह पहले दो बातें समझ लो। आर्क हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आर्क एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। कहीं और पोटेंशियल लिखना होता सेंटर के अलावा, आर्क पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव ना करता। लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, सेंटर पे पोटेंशियल लिखने के लिए आर्क पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जो पूरे आर्क का चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज मानते हुए पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पर। और रेडियस, यहाँ डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा पॉइंट चार्ज की। अगर इसको लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से देखो, Q को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आर अल्फा। तो अगर Q की जगह लैम्डा इंटू आर अल्फा लिख दें तो R से R कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लैम्डा अल्फा अपॉन 4 मतलब अगर आंसर अल्फा के फॉर्म में लिख रहे हैं, एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रेडियस आंसर में नहीं आएगा। और एंगल Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आंसर में अल्फा नहीं आएगा, है ना। तो ये याद रखो, इसी फॉर्म में फेर बदल करके कुछ पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं आर के ऊपर क्वेश्चन। तीसरा केस होता है जो आपको पोटेंशियल याद रखना है, वो है इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इसको एक बार समझ लो ढंग से। इनफाइनाइट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका पोटेंशियल हमें लिखना है। एक बात प्रॉपरली समझ, जो पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ते आए हैं, जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं पोटेंशियल के, वो सारे फॉर्मूले एक रेफरेंस को लेकर बताए गए हैं। सारे फॉर्मूले एक रेफरेंस के हिसाब से होते हैं, है ना। सारे फॉर्मूले एक रेफरेंस के हिसाब से लिए गए हैं। और रेफरेंस ये होता है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लेना जरूरी है। और रेफरेंस होता है कि हम इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, उसी को हम रेफरेंस लेकर किसी का भी पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ये बात आपको पता है। जो इनफाइनाइट सिस्टम होगा, जिसको हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? ऐसी कोई जगह जहां तक यहां रखे हुए सिस्टम का फील्ड ना पहुंचे, को इन्फिनिटी कहते हैं। तो जब ये वायर खुद इनफाइनाइट है, तो जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं वहां तक ये खुद पहुंचा हुआ है, तो इसके लिए वो जो अप्रोक्सीमेशन था, वो जो रेफरेंस था, वो वैलिड नहीं होगा। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, ये खुद इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, इसके दोनों सिरे इन्फिनिटी पर है। तो इसके लिए वो जो हमारा रेफरेंस था कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता, वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए इनफाइनाइट वायर का पोटेंशियल या किसी भी इनफाइनाइट सिस्टम का पोटेंशियल हम लिख ही नहीं सकते हैं उस रेफरेंस के हिसाब से कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। हाँ, रेफरेंस बदल दें तो हम लिख सकते हैं, या फिर हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट वायर के केस में हम पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये दो पॉइंट दे दिए गए हमें ए और बी, और कहा जाए ए की डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक r1 है और बी की डिस्टेंस यहां से यहां तक r2। तो हम पोटेंशियल नहीं लिख सकते, क्योंकि इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट सिस्टम का पोटेंशियल हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक हम रेफरेंस यूज करेंगे कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। यहाँ रेफरेंस वही यूज करना है तो पोटेंशियल तो लिख ही नहीं सकते। पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं दो पॉइंटों के बीच, और वो कितना होगा तो आप यहां से पहले ये समझ लो। ये बात हमें पता है कि इनफाइनाइट वायर का फील्ड इधर होगा, और हमें ये भी पता है फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटता जाता है।
फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये बात हमें अच्छी तरह से पता है। तो उसके हिसाब से ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का कम होगा। अब कितना आंसर आएगा डिराइव हो जाएगा, लेकिन हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, सीधे आंसर लिख रहे हैं। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से सॉल्व होकर मिलेगा आपको, वो होगा वी ए माइनस वी। ये ज्यादा होगा, वी बी कम होगा, और इसका आंसर आता है लैम्डा अपॉन 2πε0 ln बाद वाले पॉइंट के डिस्टेंस अपॉन पहले r2/r। जिस तरफ पेपर जा रहा है, जैसा पेपर का ट्रेंड हो रहा है, उसके हिसाब से ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इसको याद कर लो। वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला होगा लैम्डा अपॉन 2πε0 r2/r1, है ना, ln r2/r1। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल, हाँ, आप पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, जैसे वो कह दें ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो बी का बताओ, तो यहाँ वी ए 10 रख दोगे, वी बी सॉल्व हो जाएगा। ए का पोटेंशियल 0 है तो बी का बताओ, वी ए 0 रख दोगे, वी बी सॉल्व हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब इनमें से किसी एक का पोटेंशियल दिया होगा तो दूसरे का भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट वायर काम करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है इसमें, वो होता है स्फेयर। पहला केस है स्फेयर चार्ज्ड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। चार्ज्ड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। एक स्फेयर है जो सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज, स्फेयर चार्ज्ड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है स्फेयर। देखो, अगर एक स्फेयर सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और आपसे कह रहे हैं इसका पोटेंशियल बताओ, तो इसको ढंग से समझो कि गलती ना हो, कि जैसे ये स्फेयर है और इसके सरफेस पर ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, सरफेस पे चार्ज इस तरह। टोटल चार्ज क्यों मान लेते हैं, डेंसिटी सिग्मा होगी, और सिग्मा होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल। सिग्मा को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। रेडियस आर मान लेते हैं, तो रेडियस इसकी आर है तो आर ले लेते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस स्फेयर की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, और सरफेस पे पोटेंशियल बताइए, अंदर पोटेंशियल बताइए, बाहर पोटेंशियल बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इजीली लिख सकते हैं क्वेश्चन। हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए कि जैसे हमसे कह रहे हैं स्फेयर की वजह से अंदर पोटेंशियल बताइए, तो याद कर लो, जैसे अंदर हमें कोई पॉइंट दे दिया गया, मान लो आर डिस्टेंस पे हमें पॉइंट दिया गया यहाँ, वो किस तरफ है उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर हो, आगे हो, नीचे हो, इधर हो, चारों तरफ सेम होता है। तो आर डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट दे दिया गया पी, कह रहे हैं पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। पी पॉइंट स्फेयर के अंदर है, अंदर वाला फॉर्मूला आपको अलग से याद करना पड़ेगा, पी इनसाइड। अब देखो, इनसाइड का मतलब है अंदर कोई भी पॉइंट हो, वो सेंटर पे हो, वो कहीं भी हो, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, अंदर वाला फील्ड यानी वी इनसाइड का मतलब है वी आर लेस देन आर, इनसाइड वाला पोटेंशियल लेस देन आर इक्वल टू आर। ये जो होगा इसका पोटेंशियल होता है 1/4πε0 स्फेयर का चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन, यानी इसको कह सकते हो 1/4πε0 क्यू बाई स्फेयर का चार्ज अपॉन स्फेयर का रेडियस। ये वी इनसाइड होता है 1/4πε0 स्फेयर का चार्ज अपॉन स्फेयर का रेडियस क्यू बाई आर। अंदर कहीं भी लिखना हो, आप सेंटर का पोटेंशियल पूछेंगे, यही पोटेंशियल सेंटर का हो जाए। अच्छा देखो, इसमें स्मॉल आर वाला टर्म नहीं आया, ये स्मॉल आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। और देखो इसमें स्मॉल आर तो कहीं आया ही नहीं, क्यू आया वो भी कांस्टेंट है, आर आया वो भी कांस्टेंट है, यानी इनसाइड वाला पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है। यानी स्फेयर का याद करो, स्फेयर के अंदर हर जगह अगर सरफेस पे चार्ज है तो स्फेयर के अंदर पोटेंशियल हर जगह यूनिफॉर्म होगा। कहीं का भी पोटेंशियल पूछा जाए, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, हर जगह पोटेंशियल सेम। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। अगला पॉइंट, सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, तो बिल्कुल बेसिक है। सरफेस का पोटेंशियल लिखना है तो ये आपको लास्ट क्लास में भी हमने बताया था
किसी स्फेयर की वजह से, चाहे आपको सरफेस पर लिखना हो चाहे सरफेस के बाहर, चाहे फील्ड लिखना हो चाहे पोटेंशियल, ध्यान रखने का सरफेस पर या सरफेस के बाहर, चाहे फील्ड लिखना हो चाहे पोटेंशियल, पूरे स्फेयर के चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे रखेंगे और पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से पोटेंशियल लिखेंगे। तो स्फेयर के पूरे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे रखेंगे, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से पोटेंशियल लिखेंगे। तो क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा? 1/4πε0 Q/r, ये सरफेस का पोटेंशियल, यानी देखो इनसाइड और सरफेस का सेम आ रहा है। आउटसाइड लिखना है तो उसी तरह से आउटसाइड, आउटसाइड का पोटेंशियल लिखना है कितना होगा तो वो भी उसी तरह लिख सकते हैं, V आउटसाइड। आउटसाइड मतलब R ग्रेटर देन और इक्वल टू R का पोटेंशियल लिखना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया, ये पॉइंट भी R डिस्टेंस पे है, बाहर है। अब ये ना कहिएगा दोनों R सेम है, ये वाला R लेस देन R है, लेस देन रेडियस है, ये वाला R ग्रेटर देन रेडियस, बाहर है। बाहर के लिए भी स्फेयर को क्या मानेंगे? पॉइंट चार्ज। तो पूरे स्फेयर के चार्ज को सेंटर पे रखेंगे, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से पोटेंशियल लिखेंगे। फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q/, आउटसाइड ये पोटेंशियल, यानी आउटसाइड वाला पोटेंशियल हमें दिख रहा है प्रोपोर्शनल टू 1/r। इनसाइड और सरफेस का पोटेंशियल हर जगह सेम है, लेकिन आउटसाइड का पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे P में और R में तो आसानी से बना सकते हो। इधर V को प्लॉट कर रहे हैं, इधर R को प्लॉट कर रहे हैं, ये सरफेस वाला पॉइंट हो, ये सरफेस हो। सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल हर जगह सेम है, लाइन बना लेते हैं सरफेस वाली। सेंटर से लेकर सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल सेम है, सेम है पोटेंशियल। तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम है और कितना है? 1/4πε0 Q/r, यही तो देखा आपने, 1/4πε0 Q/रेडियस, चार्ज अपॉन सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम है और बाहर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, इस शेप का ग्राफ बनेगा, इसका नाम होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पोटेंशियल का ग्राफ होगा। नीट में पूछा जाता है सेंटर से इन्फिनिटी तक चल के जाएं पोटेंशियल कैसे बदलेगा, तो आप कहोगे सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और सरफेस के बाद पोटेंशियल एकदम से घटना शुरू हो जाएगा और इन्फिनिटी पे घट के। फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ में अंतर आ रहा है। फील्ड के ग्राफ जो होते थे वो कंटिन्यूअस होता था फील्ड का ग्राफ, लेकिन पोटेंशियल का ग्राफ जो होता है वो बीच में फील्ड का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता था सरफेस के पास में, है ना, खत्म एक जगह होता था, शुरू दूसरी जगह से होता था, बीच में गैप होता था। लेकिन पोटेंशियल का ग्राफ हमेशा कैसा होगा? कंटिन्यूअस। किसी भी चार्ज सिस्टम का ग्राफ पोटेंशियल के लिए ऑलवेज कंटिन्यूअस ही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कुछ भी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई पोटेंशियल। एक बार फिर से सुन लो, क्या याद रखना है? अगर स्फेयर के सरफेस पे चार्ज है तो अंदर और सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, अंदर और सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, और बाहर जो है वो पोटेंशियल सेम होगा और कितना होगा? चार्ज अपॉन रेडियस, 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस। और बाहर का पोटेंशियल लिखना है तो पॉइंट चार्ज के फॉर्म, है ना। अब इसी में कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स का केस आ जाए। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, तो अगर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स का केस आता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स का केस आता है पोटेंशियल लिखने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है। तो मान लीजिए पोटेंशियल लिखने के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स दिए, एक स्फेयर हो गया, दूसरा स्फेयर हो गया और ये तीसरा स्फेयर हो गया, तीन स्फेयर हो गए। तीनों का रेडियस पता है, अलग अलग है, एक का R1 है,
एक का R2 है या B है और एक का C, ये रेडियस हो गए ABC। तीन अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, चार अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स पे आपको फील्ड लिखना। पहला पॉइंट यहाँ दिया है, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया है, तीसरा पॉइंट यहाँ दिया है और चौथा पॉइंट यहाँ। ये पॉइंट्स दिए हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट मान लो A हो गया या P मान लेते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। कह रहे हैं इन पॉइंट्स का पोटेंशियल बताइए, कि क्यू आर एस का पोटेंशियल बताइए। एक का लिख के बताते हैं, बाकी आप लिखोगे, दो का हम बताते हैं। जैसे मान लो, अच्छा चार्ज भी होगा इस पे, चार्ज भी ले लेते हैं। मान लो इस पर चार्ज है Q1, Q1 चार्ज है। जैसे कहो कि सर पिछले क्लास में आपने कहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनर सरफेस पर भी आ जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट जब आपको करना है तब करेंगे। ये क्वेश्चन वालों ने फाइनली चार्ज बना कर दिया, तो अब इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसे उन्होंने दे दिया हम वैसे यूज। और अगर इनर सरफेस पर होता तो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आउटर इनर का जोड़ के टोटल चार्ज यूज करेंगे फॉर्मूले में। किसी भी स्फेयर का चार्ज हम कौन सा यूज करेंगे, जो उसके आउटर और इनर सरफेस पे जोड़ के टोटल चार्ज। ये मान लो क्यू। यहाँ कोई रूल नहीं है कि एक स्फेयर पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस होगा तो तीसरे पे फिर प्लस होगा, ये जनरल है। किसी कुछ भी चार्ज क्वेश्चन वाले दे सकते हैं। ये समझ लो डाटा पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ, में हमने अपनी तरफ से सोच के कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन में दिया होगा। आपको अब क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है पी का पोटेंशियल बताओ या क्यू का पोटेंशियल बताओ। आर का लिखते हैं, आर का पोटेंशियल। देखो ध्यान से समझो, हर पॉइंट पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो हर एक चार्ज की वजह से लिखेंगे। जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आएगा। तो आर का पोटेंशियल लिखना है, तीन स्फेयर हैं, तीनों का पोटेंशियल लिखेंगे और ऐड करेंगे। फील्ड में भी यही करते थे, लेकिन फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी थी तो उसमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता था। भाई डायरेक्शन सेम है तो जुड़ेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो घटेंगे। पोटेंशियल में ऐसा कुछ है नहीं, इसमें डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं, बस चार्ज का साइन प्रॉपरली लेना। डायरेक्शन को डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली जुड़ती है, डायरेक्टली घटती है। पहले स्फेयर का पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल का रूल एक बार फिर याद करा दें। पोटेंशियल अगर अंदर लिखना है या सरफेस पे लिखना है तो फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन रेडियस। पोटेंशियल अगर बाहर लिखना है तो पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से करो। पहला स्फेयर ये वाला ए रेडियस वाला स्फेयर, इसको पहला बोल रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। ए रेडियस वाले स्फेयर की वजह से हमें आर पे पोटेंशियल लिखना है, तो बताओ ये आर पॉइंट पहले स्फेयर से बाहर है। अच्छा एक बात और, जब एक का पोटेंशियल लिख रहे हो तो बाकियों को नहीं देखोगे, इग्नोर करो। जब वन का पोटेंशियल लिख रहे हो तो टू और थ्री है ही नहीं, ऐसा मानो। तो वन का पोटेंशियल लिखेंगे, जो पॉइंट आर है ये वन से बाहर है, तो इसके लिए वन को हम पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो वन के पूरे चार्ज को हम सेंटर पे रखेंगे Q1 और पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से यहाँ लिखेंगे। अच्छा डिस्टेंस नहीं दी, दे देते हैं, ये x है मान लो, ये y है, ये z है, ये s है। तो z डिस्टेंस है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन z। ये पहले स्फेयर का पोटेंशियल हो गया आर पॉइंट। अब दूसरे स्फेयर का लिखेंगे, दूसरे स्फेयर पे चार्ज -Q2 है, इसका पोटेंशियल आर पॉइंट पे लिखना है। ये पॉइंट भी दूसरे स्फेयर से बाहर है, मतलब पॉइंट आर दूसरे स्फेयर से भी बाहर है, तो दूसरे स्फेयर को पॉइंट चार्ज मानेंगे। कहाँ रखेंगे, सेंटर पे, और पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से पोटेंशियल लिखेंगे। तो -Q2 चार्ज सेंटर पे होगा तो उसका पोटेंशियल लिखेंगे, तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा 1/4πε0 -Q2/z प्लस तीसरे का। तीसरा स्फेयर ये वाला, ये बात ध्यान रखिएगा, जब दूसरे का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो 1 और 3 मान लो वहां है ही नहीं, अकेला दूसरा स्फेयर है और पॉइंट आर। अब तीसरे का लिख रहे हैं तो मान लो 1 और 2 है ही नहीं, तीसरा स्फेयर और पॉइंट आर। पॉइंट आर इस तीसरे स्फेयर के अंदर है। जब किसी स्फेयर के अंदर पॉइंट होता है तो पोटेंशियल हर जगह यूनिफॉर्म होता है और फॉर्मूला होता है 1/4πε0
चार्ज अपॉन रेडियस, तीसरे का चार्ज अपॉन तीसरे का रेडियस, इसमें डिस्टेंस z यूज नहीं होगी, चार्ज अपॉन रेडियस, तीसरे का चार्ज q3 है और तीसरे का रेडियस। इस तरह से पोटेंशियल लिखेंगे। अब जो कॉमन वॉमन है कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह मान लो हमसे कहा जाता सर ए का पोटेंशियल लिख के दिखाइए, ए का आते हैं एक और, ए का पोटेंशियल या पी का पोटेंशियल लिख के दिखाइए, पी का। तो पी का पोटेंशियल लिखेंगे तो पी देखो सबके अंदर है, पहले के भी अंदर है, दूसरे के भी अंदर है, तीसरे के भी अंदर, तो तीनों का पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2 प्लस V। क्योंकि पहले स्फेयर के अंदर है तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 पहले का चार्ज अपॉन पहले का रेडियस। दूसरे के अंदर है, अंदर के लिए यही फॉर्मूला होता है 1/4πε0 दूसरे का चार्ज अपॉन दूसरे का रेडियस। दूसरे का चार्ज -q2 है, तीसरे के भी अंदर है तो 1/4πε0 तीसरे का चार्ज अपॉन तीसरे का रेडियस। इसमें कहीं भी z का सॉरी x का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होगा, जो डिस्टेंस दी है x इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं होगा। इसी तरह से Vr का और Vp का हमने बता दिया, Vq और Vs आप लिखिए, तो Vq क्या होगा और Vs क्या होगा ये आपका काम है। इसी तरह से प्रैक्टिस करके लिखिएगा, नहीं आएगा तो क्लासरूम कॉपी से देख लीजिए, है ना। तो ये था कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स का पोटेंशियल। तो ये स्थिति थी पूरी पोटेंशियल की, जिसमें पोटेंशियल से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ी। अब अगला टर्म आता है रिलेशन, अगला टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, मतलब इसका ये है सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल दिया है तो फील्ड कैसे निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का मतलब है फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल दिया है तो फील्ड कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है एकदम। देखो तो केस 1 पढ़ रहे हैं, केस 1, इफ potential is given, P is given and E is to be calculated, E निकालना। पोटेंशियल दिया है और E निकालना, एकदम आसान केस होता है। दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, दो तरह, ये पूरी कैटेगरी में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। P दिया है, E निकालना है, दो तरह के क्वेश्चन। पहला टाइप होगा टाइप 1 और दूसरा होगा टाइप 2। दो तरह के क्वेश्चन, टाइप 1 एंड टाइप 2, सिंपल एकदम। टाइप 1 में क्या दिया जाएगा, आपको क्या निकालना होगा। टाइप 1 में पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया होगा, लेकिन इसमें एक ही डिस्टेंस हो, एक डिस्टेंस। टाइप 2 में पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया होगा, लेकिन इसमें कई सारे डिस्टेंसेस हो, 2 3 कितने भी डिस्टेंस हो, जरूरी नहीं 3 हो, 2 हो सकती है, एक से ज्यादा हो। इस केस में जब एक डिस्टेंस दी होगी तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आएगा -dV/dr। V को सिंपली R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और माइनस साइन लगा दोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट आएगा जो R के डायरेक्शन में होगा। जिस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है उसी डिस्टेंस के अलोंग जो फील्ड का कंपोनेंट होगा वो सॉल्व होकर आएगा। लेकिन अगर जनरली ऐसा होता है जब ये सिंगल डिस्टेंस होती है तो ये नेट फील्ड होता है जनरली, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाए। और जब पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ मल्टीपल डिस्टेंसेस दिया होगा तो यहाँ पर हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो Ex आएगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो Ey आएगा, और एक बार z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो Ez आएगा। इस तरह से आपको 3 बार डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स मिलेंगे। फिर अगर आपसे कहा जा रहा नेट फील्ड बताइए तो आप कहोगे सर नेट फील्ड हो जाएगा ई नेट इक्वल टू ई नेट इक्वल्स वेक्टर ई नेट इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के। ई एक्स ई वाई ई जेड यहाँ से मालूम है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं।
ये था पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, सॉरी पोटेंशियल दिया हो तो फील्ड कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल बताते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल में आप ये समझ लो कि जैसे यहाँ दिया हुआ है v इक्वल टू 2r² और कह रहे हैं फील्ड बताओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 4 मीटर। सिंपली आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, E इक्वल टू माइनस में देखो सिंगल डिस्टेंस दी हुई है, सीधा क्या करोगे E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस साइन लोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे 4 आ रहा है, ये आंसर आया। एट r इक्वल टू 4 मीटर, r 4 रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा -16 यूनिट। अब यूनिट से मेरा मतलब है जो भी यूनिट दी होगी, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी यूनिट दी होगी वो रख सकते हैं। अगर पोटेंशियल वोल्ट में दिया है तो ये वोल्ट पर मीटर हो जाए, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि आपसे कह देंगे कि पोटेंशियल दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2zx, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट 1,1, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन। क्या करोगे, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, Ex आएगा, वो कितना होगा -del v बाई del x, माइनस हमने लगा लिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब del v बाई del x का मतलब है v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है x को छोड़कर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, x² का तो माइनस लगा लिया, x² का क्या हो जाएगा x, y को कांस्टेंट मानेंगे क्या हो जाएगा, और 2zx में 2z कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये 2। ey करेंगे तो ये होगा -del v बाई del y, y को छोड़कर सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो x कांस्टेंट तो 0 हो गया, y² का 2y हो गया, यहाँ भी सब कांस्टेंट हो जाएंगे तो 0। Ez निकालेंगे तो z को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो -x² का 0, y² का 0, और z को छोड़कर सब कांस्टेंट तो 2x, z का 1। डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लेना, यूज होता है मैकेनिक्स में भी कई जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन। ई नेट पूछा जाएगा तो हम कहेंगे EXi प्लस EYj प्लस EZk, ये होगा। Ex की वैल्यू आई है -2x प्लस 2z, Ex की जगह रख दिया -2x प्लस 2z i कैप, Ey की वैल्यू -2y j कैप, Ez की वैल्यू -2x। कहाँ निकालना है फील्ड आपको, 1,1,1 एट 1,1 पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आ जाएगा माइनस ये x1 z1, तो 2 और 2 4, तो -4i कैप -2j कैप -2, मैग्नीट्यूड चाहिए मॉड ले लोगे और वो आएगा √4² प्लस 2² प्लस, सॉल्व कर लोगे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल दिया है तो फील्ड कैसे निकालेंगे, केस 1 था उसका आंसर था ये। अगला केस है फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालें, केस 2। is given इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उसका फंक्शन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और आपसे कह रहे हैं पोटेंशियल बताइए। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा पोटेंशियल निकालना होगा, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहली कैटेगरी होगी केस 1 टाइप 1, ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनि, देखो हमने यहाँ लिखा है वेक्टर,
वेक्टर ई यूनिफॉर्म। वेक्टर ई यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब यूनिफॉर्म। और दूसरा टाइप बनेगा टाइप 2। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform but magnitude is non-uniform। magnitude is non-uniform। इस तरह का केस, दो तरह के केस है ना। मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है और दूसरे में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले केस में फॉर्मूला यूज करोगे डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। और इस वाले में केस यूज करोगे dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये केसेस बन जाएंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म वाला जनरली बहुत कम आता है, लेकिन आया है तो एक आधा इसका क्वेश्चन, एक एग्जांपल दोनों का करा देते हैं। एग्जांपल देखो, यूनिफॉर्म वाला देखो। यूनिफॉर्म वाले में वो आपसे कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है और ये 10 न्यूटन पर कूलम है या 10 वोल्ट पर मीटर। दो पॉइंट दे दिए गए हैं ए और बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ए से बी तक की डिस्टेंस दी हुई है d इक्वल टू 5 मीटर और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। कह रहे फाइंड P माइनस वी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दी। देखो यहाँ पर जब भी फील्ड दिया हो और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, समझ जाओ आपके सिलेबस में आपके लेवल पर यही दो केसेस बनते हैं। जैसे ही पोटेंशियल फील्ड दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, चेक करो टाइप कौन सा है, टाइप 1 है या टाइप 2। जैसे हमने देखा ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, फील्ड कैसा है यहाँ पर यूनि, ये टाइप 1 का क्वेश्चन। कैसे पता चला फील्ड यूनिफॉर्म है? डायरेक्शन आपको दिख रही है कांस्टेंट है और वैल्यू कांस्टेंट दी हुई। वैल्यू कैसे जानेंगे सर कांस्टेंट है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में डिस्टेंस वाला टर्म आ जाए, आर आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, तो समझ जाओ वो नॉन यूनिफॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। डिस्टेंस वाला टर्म ना आए तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। यहाँ कोई डिस्टेंस वाला टर्म नहीं है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन तो आपको डायग्राम में दिख रही कांस्टेंट। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बताया हमने, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता कि सर अप्लाई कैसे करें, इसमें वेक्टर आर क्या है? ढंग से समझो, ढंग से समझो। वेक्टर आर क्या होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, अपने आप बनाना पड़ेगा, तो हम बना रहे हैं इसको, समझो। वेक्टर आर क्या होगा, जिन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इनको ज्वाइन कर दो एक वेक्टर से, वेक्टर बना दो। इसी को हम नाम देंगे वेक्टर आर, यही कहलाएगा वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्या होगा, जिन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनको मिला दो, उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर कहलाएगा वेक्टर आर। ये कहलाएगा वेक्टर आर। अब वेक्टर आर बन गया। अब डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस, अच्छा जैसे एक क्वेश्चन उठेगा दिमाग में कि सर वेक्टर आर कैसे जाने, आपने तो बी पे हेड बना दिया, ए पे टेल बना दिया, ये कैसे पक्का करेंगे सर, कहाँ हेड बनाए कहाँ टेल बनाए? ये तो चलिए समझ गए, ए और बी को मिलाने वाला एक वेक्टर बना देंगे, लेकिन ये कैसे पक्का करें, टेल कहाँ बनाए हेड कहाँ बनाए? आपकी मर्जी, आपका जहां मन करे ए और बी में से वहां टेल बना लो, जहां मन करे हेड बना लो, आंसर में कोई फर्क नहीं है, है ना। तो जैसे हमने ऐसे बनाया, आप उल्टा बना लो तब भी आंसर वही आए। अब डेल्टा वी क्या होगा, ये ध्यान रखना, डेल्टा वी होता है हेड का पोटेंशियल माइनस टेल का पोटेंशियल। जो आपने वेक्टर आर बनाया है इसके हेड का पोटेंशियल माइनस टेल का पोटेंशियल, ये डेल्टा वी होता है। तो हेड हमने बी पे बनाया तो वी बी माइनस वी, अगर हेड हमने ए पे बनाया होता तो वी ए माइनस वी बी।
अच्छा ई और आर में एंगल, तो ई आर ऐसे है और ई आगे की तरफ है, एंगल दिख रहा है 60 डिग्री है, तो इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा माइनस ई आर कॉस 60। कॉस 60 1/2 होता है, तो वी बी माइनस वी ए सॉल्व हो गया। ई की वैल्यू रख दो, ई दिया है 10, आर दिया है आपको 5 मीटर डिस्टेंस, और कॉस 60 1/2 सॉल्व करेंगे तो वी बी माइनस वी ए आ जाएगा माइनस का 25 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में कैसे भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट और तरीका ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन कर। एक और एग्जांपल बताते हैं इसका, नॉन यूनिफॉर्म वाला। नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में इस तरह से दे सकते हैं, जैसे वो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है 2r², फाइंड p एज ए फंक्शन ऑफ r if at r equal to 0 potential is 0। r इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 है, तो v एज ए फंक्शन ऑफ r का मतलब, इसका मतलब है r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। r इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0। तो ये कैसे करेंगे, इसका सिंपल तरीका है। इसमें e आपको दिख रहा है, r के साथ वेरी कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे dv इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, ई डॉट डी आर। ई और डी आर के बीच का एंगल 0, जैसे कई सर कैसे जान गए 0 होगा, 0 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास यहाँ। आर हम ऐसे मानेंगे इस तरह से, सेंटर से इस तरफ को आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ को ऐसे, एंगल 0। कॉस 0 1 हो जाएगा, डी वी इक्वल टू आएगा माइनस का ई की वैल्यू दी हुई है 2r² डी आर, कॉस 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। जब r 0 है, r 0 है तो पोटेंशियल 0 है, r हो गया तो पोटेंशियल v, लिमिट रख लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v आएगा, और ये माइनस r³/3 2r³, ये v सॉल्व होकर आपको इस तरह से। अब इसमें भी अलग अलग फॉर्मेट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको फॉर्मेट याद रखना है कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और उस हिसाब से क्वेश्चन करते जाए। ये हिस्सा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कैसे कैसे पोटेंशियल हम पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हिस्सा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, उसके बाद डायपोल आएगा, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा लेक्चर और होगा और उसमें हम, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, है ना। थैंक यू।